वीडियोस डाला करूँगी इकोनॉमिक्स और बिजनेस को लेके ऑफ क्लास 12th एंड ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, सो डोंट टेक इट सीरियसली बट यू हैव टू स्टडी इट रेगुलरली एंड प्रॉपरली, देन you will be able to get full marks. You can get full marks in this. So yeah, let's get into the video. So yeah, our first topic starts with what is an economy. ये हमारा first topic है. तो an economy is a system which provides people the means to work and earn a living. तो economy एक ऐसा system है कि ये एक mental phenomena है जिसे हम experience कर सकते हैं. तो हमें अगर कोई भी अगर काम चाहिए होता है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें जीना है तो हमें काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा तो हमें इकनॉमी से इंट्रोड्यूस होना ही पड़ेगा. तो ये हमें काम करने का ज़रिया दिखाता है, हमें काम करने की जगह देता है, और इससे हम डेली रूटीन में अपना जो लिविंग है वो अर्न कर सकते हैं. सो या आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकनॉमी. ये जो इकनॉमी होती है 3 चीज़ों से कंप्राइज होती है. पहली चीज़ है प्रोडक्शन, दूसरी चीज़ है कंजम्पशन एंड तीसरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं. प्रोडक्शन फर्म्स करते हैं, अगर वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर हम जैसे लोग कंज्यूम नहीं करेंगे. सेकंड कंजम्पशन, अगर हम कंजम्पशन नहीं करेंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे किसी चीज़ को, किसी बनाई हुई चीज़ को, तो प्रोड्यूस क्यों होगा. थर्ड है इन्वेस्टमेंट, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना जो कि हमारी अर्निंग को जनरेट करे. अब मेन मुद्दा आता है वाई स्टडी इकोनॉमिक्स. हमें इकोनॉमिक्स पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं. अब बेसिक सा इसका आंसर है, इट कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू अ सिंपल टर्म नेम्ड स्कैरसिटी. स्कैरसिटी का मतलब किसी चीज़ का कम होना, लिमिटेशन होना, हमारी डिमांड उसके बदले में ज़्यादा होना. तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. स्कैरसिटी रिफर्स टू अ लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी. दैट मीन्स जो सप्लाई है वो बहुत कम है और जो डिमांड है उसके बदले में उस चीज़ की वो बहुत ज़्यादा है. ये हर एक इकोनॉमी का प्रॉब्लम है जो कि हर किसी को फेस करना पड़ता है. अगर वो इंडिया हो तो इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया हो तो ऑस्ट्रेलिया को. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम जनरेट होती है. अगर ये प्रॉब्लम जनरेट नहीं होंगी तो फिर इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो इसीलिए ये बेसिक. अब इसी के साथ एक और टर्म जुड़ जाता है, वो है इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज. इसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हम किसी रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं तो हम उसका प्रॉपर थोड़ी सी छोटी से छोटी रिसोर्सेज को हम बड़े पर्टिकुलर वे में उसका हम जो है आउटपुट निकालें, उसे कहते हैं इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज. अब स्कैरसिटी एक इकलौती प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे कोप अप भी कर सकते हैं अगर हम इसको ऑल्टरनेटिव यूजेस में अगर हम यूज़ करें. अब जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल हम ज़रूरी तो नहीं है कि हम सब गाड़ियों में यूज़ करें, हम उसे जनरेटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं. तो ऑल्टरनेटिव जो यूजेस होती है वो हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमें वो निकाल के देती है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस. अब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उसमें 3 चीज़ें कंप्राइज होती हैं. पहला स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड वांट्स एंड तीसरा ऑल्टरनेटिव यूजेस. स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज मैंने बता दिया कि जो रिसोर्सेज होती हैं वो हमेशा स्कैर्स ही होती हैं, और जो ह्यूमन वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती हैं. हमारी जितनी भी वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है. अगर ये लिमिट में हो जाए तो हमें स्कैरसिटी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. और अगर हम ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं निकालेंगे हम अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस. अब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उसमें 3 चीज़ें कंप्राइज होती हैं. पहला स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड वांट्स एंड तीसरा ऑल्टरनेटिव यूजेस. स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज मैंने बता दिया कि जो रिसोर्सेज होती हैं वो हमेशा स्कैर्स ही होती हैं, और जो ह्यूमन वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती हैं. हमारी जितनी भी वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है. अगर ये लिमिट में हो जाए तो हमें स्कैरसिटी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. और अगर हम ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं निकालेंगे. सो ऑल्टरनेटिव यूजेस को मैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाऊंगी आपको. ऑल्टरनेटिव यूजेस दैट मीन्स 1 लीटर अगर हमारे पास पेट्रोल है उससे हमें व्हीकल भी चलाना है और जनरेटर भी चलाना है. हमारे पास जिसकी भी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी हम उसे उसमें यूज़ करेंगे. तो ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब यही होता है, जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है उसमें हमें यूज़ करें, और जो हमें इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है उसमें हम यूज़ ना करें. अब एक डिफरेंस आ जाता है रिसोर्सेज और ह्यूमन वांट्स में, जो कि ये फीचर्स भी होते हैं इनके, और ये 1 मार्क्स में ज़रूर आ जाता है, तो इसे कर लेना. पहला है फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज स्कैर्स होती है हमेशा. देयर सप्लाई इज लिमिटेड इन रिलेशन टू डिमांड. दैट मीन्स इनकी जो सप्लाई होती है बहुत कम होती है और जो डिमांड होती है बहुत ज़्यादा होती है. दे हैव ऑल्टरनेटिव यूज.
अभी मैंने ये वाला पॉइंट समझाया, दैट मीन्स हम इन्हें अलग अलग यूजेस के हिसाब से अलग अलग जगह पे हम इन्हें लगा सकते हैं अपनी प्रायोरिटीज़ को लेकर। सो फीचर्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स, दे आर अनलिमिटेड, जो कि हमें पता ही है, कभी हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स खत्म ही नहीं होती हैं। सेकेंड, दे डिफर इन प्रायोरिटीज़, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है हम उससे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसकी प्रायोरिटी कम है उसे कम प्रेफर करते हैं। सो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which studies the way a society chooses to use its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people। ये एक सोशल साइंस ही है जिसमें जो लोग होते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने के लिए और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए वो लगाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस साल 2018-19 के पेपर में आ गया था। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये टॉपिक 3 नंबर में हमारा आ गया था। तो हमें इनके पहले बेसिस लिखने हैं, फिर उसके बाद पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, देन लाइन, देन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, पहले मैं इनका मीनिंग बता देती हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ये होता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे एक्चुअली में सॉल्व होती हैं, और नॉर्मेटिव में ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होनी चाहिए। दैट मीन्स जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये एक जजमेंटल बेस्ड वेरिफिकेशन है। सो अब इसका नेक्स्ट जो बेसिस आता है वो है वेरिफिकेशन। इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, जो एक्चुअल डाटा है वो उससे पूरा वेरीफाई हो जाता है। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। दैट मीन्स ये तो सिर्फ एक जजमेंट ही है, तो हम इसे कैसे एक्चुअल डाटा से कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड इज वैल्यू जजमेंट्स, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट्स। मतलब जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है ये एक अच्छे तरीके से वैल्यू कोई जजमेंट देता नहीं है, और जो इट गिव्स वैल्यू जजमेंट, जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है वो पूरा अच्छी तरीके से एक पूरा जजमेंट दे देता है, ये पूरा जजमेंटल बेस ही होता है। अब इनके एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इसका पहला एक एग्जाम्पल है, प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। ये हमें बताता है कि जो इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं वो राइज हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली। अब आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे। इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। दैट मीन्स जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये हमें एक्चुअल चीजें बताता है, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये हमें सिर्फ सजेशन। एक और हमारा टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस ये आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। MICRO और MACRO में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। I stands for individual and A stands for aggregates। इंडिविजुअल दैट मीन्स हम जो हमारा जो प्रोस्पेक्टिव होता है माइक्रो में वो एक इंडिविजुअल यूनिट्स पर होता है, और जो मैक्रो में जो होता है हमारा जो प्रायोरिटीज होती हैं वो बेस होती हैं एग्रीगेटिव, यानी पूरा होल इकोनॉमी को हम लेकर चलते हैं। सो इनका जो मीनिंग है वो मैं बता देती हूँ। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। दैट मीन्स ये इकोनॉमिक थ्योरी का एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारा जो इंडिविजुअल यूनिट्स के बेसिस पे चलता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पूरा एग्रीगेट यानी होल इकोनॉमी पे चलता है। दैट मीन्स अब इसका टूल्स आ जाते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई माइक्रो का टूल होता है, और जो मैक्रो का टूल होता है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होता है। डिमांड और सप्लाई अभी हम आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे, वो तब आपको समझ में आ जाएगा। और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, दैट मीन्स होल इकोनॉमी के एग्रीगेट डिमांड और होल इकोनॉमी का एग्रीगेट सप्लाई। अब आता है बेसिक ऑब्जेक्टिव। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? ये डिटरमाइन करती है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कि हमारा जो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइस जो चल रहे हैं वो कमोडिटी के कैसे चल रहे हैं, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। अब जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है इकोनॉमी का वो इससे हम डिटरमाइन करते हैं। इकोनॉमी में कैसी इनकम सबको मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, नहीं मिल रही है, कैसी टाइप की एम्प्लॉयमेंट है। अब एग्रीगेशन, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीगेशन की डिग्री है वो बहुत स्मॉल होती है, दैट मीन्स एक मार्केट को लेकर, फॉर एग्जांपल। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, दैट मीन्स ये होल इकोनॉमी को लेकर चलती है, तो इसकी जो एग्रीगेशन है एज कम्पेयर टू माइक्रो बहुत ज्यादा होती है। अब बेसिक अजम्पशंस। अब बेसिक अजम्पशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये होता है कि जो मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं वो सब कांस्टेंट है,
दैट मीन्स वो रुके हुए हैं और हम सिर्फ माइक्रो के टर्म्स में ही काम कर रहे हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स होते हैं और हम सिर्फ माइक्रो के टर्म्स में ही काम कर रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सोचना होता है कि जो माइक्रो के वेरिएबल्स होते हैं वो सब कांस्टेंट होते हैं। दैट मीन्स हम सिर्फ मैक्रो के वेरिएबल्स में ही सब कुछ काउंट कर रहे हैं और सब कुछ ले रहे हैं। अब इनका जो अदर नेम होता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम होता है वो होता है प्राइस थ्योरी, और जो मैक्रो का अलग नाम होता है जिसे हम और भी कुछ बुलाते हैं वो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल होता है इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल आउटपुट। दैट मीन्स ये एक इंडिविजुअल को लेके ही चलता है, तो हम जो इनकम और आउटपुट है वो भी हम इंडिविजुअल टर्म्स में ही लेके चलेंगे। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट के बारे में बात करता है। दैट मीन्स ये होल इकोनॉमी के बारे में बात करता है। अब हमारा सबसे मेन टॉपिक आ जाता है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसके 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। मतलब जो फर्म्स हैं वो प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें प्रोड्यूस करना क्या है, जब तक उन्हें ये नहीं पता होगा, जब तक वो इस शेप पे नहीं होगा कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है जो कि लोग प्रेफर करेंगे, तब तक वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और हाउ मच टू प्रोड्यूस, अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर देंगे तो हमारी रिसोर्सेज बेकार जाएंगे, अगर वो कम प्रोड्यूस करेंगे तो वो हर किसी को मिल नहीं पाएंगी, तो उन्हें इसके बीच में भी बैलेंस बैठाना पड़ता है। अब आता है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमारे पास 2 टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि जो लेबर होती है वो ज़्यादा होती है और जो एज कम्पेयर टू मशीन्स वो बहुत कम होती है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होता है जिसमें जो मशीन्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और जो लेबर होती है वो बहुत कम होती है। अब अगर इंडिया है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा प्रेफर करेगा क्योंकि हमारे पास मशीन्स और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन एज कम्पेयर टू अब्रॉड, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा प्रेफर करेगा क्योंकि वहाँ पे लेबर इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है और मिलती है तो कॉस्टली मिलती है, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है कि वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर हुम टू कंप्राइजेज दैट, कि हम किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करें, रिच क्लास के लिए प्रोड्यूस करें, मिडिल क्लास के लिए प्रोड्यूस करें या फिर पुअर क्लास के लिए प्रोड्यूस करें। अब अगर हम कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होगी तो वो रिच पीपल के लिए होगी क्योंकि वो मिडिल क्लास और पुअर क्लास वो उसे प्रेफर नहीं कर सकते हैं। तो डैट इज़ हमें इसके बीच में भी एक कंपैरिजन बिठाना चाहिए जिससे कि पता चले कि किस चीज़ किसके लिए बन रही है और किस चीज़ किसके लिए नहीं बन रही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। इसको मैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाऊंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, वो उसको 2 जॉब्स ऑफर हो रही है। एक जॉब है 20,000 की और एक जॉब है 25,000 की। अगर वो चूज करता है 25,000 तो फिर उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई उस जॉब के लिए वो हुई 20,000 वाली जॉब। दैट मीन्स जो हमने जॉब छोड़ी या फिर जो हमने ऑल्टरनेटिव छोड़ा वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो चैप्टर है ये इसी को लेके बनाया गया है। तो अब आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर पे, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स का जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी को लेकर। इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं जो कि 5 होते हैं। पहला अजम्पशन ये है कि द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। जो इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। दैट मीन्स अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्स, और अब हमें प्रोड्यूस करना है बटर, तो हम गन्स में से रिसोर्सेज निकालेंगे और बटर में उन रिसोर्सेज को डालेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट अजम्पशन। सेकेंड अजम्पशन हमारा ये है, विद द हेल्प ऑफ अ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। दैट मीन्स उन रिसोर्सेज को लेके हम सिर्फ 2 ही गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला गुड गन हो गया, दूसरा गुड बटर हो गया। अब तीसरा असम्पशन ये है, द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। हम ये मानकर चलते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं गन से जो बटर की तरफ ट्रांसफर हो रही है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रही है, उसका कुछ भी वेस्टेज नहीं हो रहा है। अब फोर्थ असम्पशन हमारा जाता है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, सो व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन गुड टू अनदर द प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट असम्पशन है हमारा। तो हमारी जो हमें इसमें बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल गन से अगर वो बटर में जा रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि वो जितनी प्रोडक्टिविटी गन में दे रहे थे वो उतनी प्रोडक्टिविटी बटर में ही देंगे। तो फिर हमारा जो रिसोर्सेज की जो इकोनॉमाइजिंग है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स तो हमारी जो रिसोर्सेज की जो इकोनॉमाइजिंग है वो हमेशा डिक्रीज ही होगी। दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज होगी। अगर हम एक
जगह से रिसोर्सेज निकाल कर दूसरी जगह में डालते हैं, तो दैट डजंट मीन कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा उतनी ही प्रोडक्टिविटी दें, हमेशा प्रोडक्टिविटी डिक्रीज ही होगी। ठीक है। फिफ्थ हमारा जो अजम्पशन आता है, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। दैट मीन्स जो हमारी जो टेक्नोलॉजी की लेवल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी जब भी हम पीपीसी कर्व बनाएंगे। अब जो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको अगले बार बोर्ड पे करके दिखाऊंगी। तो मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 में, जिसमें हम एक्सेसिवली न्यूमेरिकल करेंगे। टिल देन साइनिंग ऑफ।